हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ामिनेशन था, प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन 2023 का 5 अगस्त एंड 6 अगस्त का, वो ओवरऑल सारी शिफ्ट आज ख़त्म हो गई। और जो भी आपने प्रिपरेशन एक्चुअली कर रखी थी आरआरबी पीओ एग्ज़ामिनेशन के लिए, आई थिंक कहीं ना कहीं देखो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मॉक में एक्चुअली उनके नंबर आ रहे थे 65 या 70 के आसपास। ठीक है, तो जो मॉक का लेवल था, चाहे आप ओली बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप अड्डा से लगा रहे हो या टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो अभी टेक्स्ट बुक ने अपग्रेड किए हैं अपने मॉक, वो एकदम एग्ज़ाम लेवल थे। ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो और आरबीपीओ के, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा जरा हम बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली मैं ऐसा कोई बनाता नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मजबूर किया मुझे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे मैंने पढ़ाया हुआ था। तो भाई प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो यार आप। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पढ़ाया है, ठीक है, एज अ टीचर आपका फ़र्ज़ बनता है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना। बट जो चीज़ें आपने पढ़ाई है ना, उससे बहुत अलग एग्ज़ामिनेशन था, चाहे वो 5 अगस्त का हो या 6 अगस्त का हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बैंकर हूँ और मैंने भी जस्ट एनालिसिस के लिए 5 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट था एक्चुअली मेरा आरआरबी का, मैंने उसका एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ था। ओवरऑल बात करूँ भाई, अगर सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँ ना, तो उसमें तो एक डीआई मैंने वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे देखने पे लग जा रहा है कि हाँ भाई, डीआई अगर मैं फंस गया ना, तो ये आराम से पूरा एग्ज़ाम मेरा ख़राब कर देगा, पूरा पेपर मेरा ख़राब कर देगा। तो एक डीआई मैंने छोड़ दी, दूसरी डीआई मैंने लगाई, उसमें से 3 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाया। क्वाड्रेटिक का जो लेवल था, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने अभी भी किसी भी मॉक में नहीं देखी, चाहे वो अड्डा टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड की हो। ठीक है, तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफ़ी मतलब लेंदी था, जैसे मैंने बताया, मैंने देखा नहीं था ऐसा। अगर कोई फ्रेशर होगा तो जैसे ही, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो ऑलरेडी 45 मिनट्स, क्योंकि आरआरबी पीओ का सारा गेम आपकी स्पीड का है, किस तरीके से आपकी स्पीड और किस तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको कितना अच्छा कर पाते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए, अगर आप उसे दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपना आप एग्ज़ाम ख़त्म कर रहे हो। वो सबसे बड़ी गलती होती है ओवरऑल एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपने माइंड को शार्प करना होता है, ठीक है, शांत करना होता है कि भाई नहीं भाई, हम क्वेश्चन आप सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आप एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है, बहुत लोग बोलते हैं आप पहले एक लाइन से सारे क्वेश्चंस को देखो, अब उसमें से सिलेक्ट करो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। भाई 45 मिनट्स ना, अगर हम क्वेश्चन में यही सर्च करते बैठ जाएंगे कौन से क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने, कौन से नहीं करने, तो मैक्सिमम अगर 1.5 मिनट भी हमारा जा रहा है रीजनिंग और मैथ को लेकर, तो वो 1.5 मिनट कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो आपकी, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें सबको करनी थी। आई थिंक आपने वो भी किया होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें, बहुत गंदा क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी पीओ का, चाहे वो 5 अगस्त का हो 6 अगस्त का हो। देखो मेरी सीट तो काफ़ी टफ आई हुई थी, अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो। जैसे मैंने बताया कि मैथ सेक्शन काफ़ी गंदा था, तो अगर कोई फ्रेशर होगा तो डायरेक्टली वो देख के छोड़ देगा। लेकिन किसी तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो या अर्थमेटिक के क्वेश्चन वगैरह हो, डीआई के 1-2 क्वेश्चन मैंने लगाए। और रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग का एक पज़ल था जो फ्लोर पज़ल था। मतलब सबसे अजीब बात उसमें ये थी कि जो सिचुएशन बन रही थी ना सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि पहले मैंने फिर जैसे मेरी आदत है कि मैं हमेशा वन शॉट में लगाता हूँ। जैसे होता नहीं कि आप दो बार एक लगाते हो, 2 ऑप्शन लेकर लगाते हो कि एक नहीं सही होगा दूसरा सही होगा, कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग होता है और कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो स्टार्टिंग से मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन मैंने एग्जामिनेशन में किया क्या, मैंने उसके 2 ऑप्शन से लगाना स्टार्ट किया कि चलो एक गलत हो जाएगा, दूसरा में रिस्क क्योंकि बिल्कुल भी लेने वाला नहीं होता यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करोगे, वो गलती बहुत महंगी पड़ेगी, आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेशली आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सॉल्व किया और जैसे ही मेरा आंसर देखा मैंने, तो भाई जो ऑप्शन दे रहे थे वहाँ पे, एक भी आंसर एक्चुअली मेरे मैच ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न था। बाकी आगरा वाली न्यूज़ आपने सुनी है कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपना एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ, उनका कुछ देर बाद ही उनका सिस्टम शट डाउन हो गया, हैंग कर गया। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो एग्ज़ाम सेंटर ले रहा है और ना ही टीसीएस ले रहा है। हालांकि उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा किस तरीके से आपके आगे आपके जो एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से आपको कंटिन्यू कराना है, वो सारे सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आगरा में एग्ज़ामिनेशन हुआ है तो स्टूडेंट्स आगरा का ही होगा। ठीक है, आप अलग अलग स्टेट से और मतलब जैसे अगर आपने यूपी से भरा तो आई नो आप यूपी में सेंटर आपका जाएगा, पर जो डिस्टेंस होता है अगर 100 किलोमीटर भी है तो ठीक है, एक्सपेंसेस पड़ते हैं, ठीक है, आपके पैसे लगते हैं उसके अंदर। इस तरीके से एग्जामिनेशन, वैसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ऐसा आरआरबी में आईबीपीएस कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर किसी अदर एग्जामिनेशन की बात करूँ तो हाँ पॉसिबिलिटी थी उसमें, लेकिन आईबीपीएस से ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि इस तरीके से सेंटर पे होगा। और इस चीज़ का डर हर स्टूडेंट्स को होता है
क्योंकि वो जाता है बस उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि 45 मिनट में मुझे 60 अटैम्प्ट करने हैं, आराम से उसके मैं मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर दूंगा। क्योंकि 60 क्वेश्चन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर अच्छे से प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ जिस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल था, अगर आपने 45 से लेकर अगर आपकी 55 भी नंबर अगर आपने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन अगर आपने बनाए हैं, तो आप यार अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ इनके बीच में रहने वाली है। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारे टीचर्स आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक जरूर देना, मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस बहुत करना, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चल जाएगा, जैसे होता है कि आपने क्वेश्चन लगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर एनालिसिस करने जब जाते हो तो बाद में सोचो अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो 10 या 15 सेकंड में अर्थमेटिक या DI या पजल आराम से बन जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो मॉक का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और बाकी करंट अफेयर्स कैसे आपको पढ़ने, करंट अफेयर्स आपको अफेयर क्लाउड से पढ़ लें, एंड ओली बोर्ड की जो ई बुक वगैरह आती हैं आप वहाँ से आराम से चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली आप साइट पर जाके वहाँ से ई बुक वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर जैसे IBPS PO का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप कई सारे कैंडिडेट, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई लोग होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ पे जो रिटर्न और एसे राइटिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या होता है। आप जब इंग्लिश अटैम्प्ट करते हो तो उसमें RC आप देते हो, ठीक है। उसको देखो किस तरीके से RC एग्ज़ाम में आती है, उसी तरीके से आपको टाइप करना होता है, उसी तरीके से आपको ऐसे वहाँ पे लिखने होते हैं, उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो हालांकि वैसे मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी, तो मुझे लगा आप सबसे शेयर करना चाहिए। अगर इन केस कोई डाउट अगर आपका होता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपको सॉल्व कर सकूँ। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू।